हेलो गाइस, वेलकम टू जी स्कूल। आज हम लोग ना फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, 12th क्लास में 3 चैप्टर है बेसिकली। सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो और काइनेटिक्स। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, लेकिन अब बोर्ड में ना पता है क्या हो रहा है, बोर्ड में थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है। तो एमसीक्यू जो होंगे थोड़े जगह पर 1 मार्कर, चाहे सेशन रीजन हो, चाहे एमसीक्यू हो, चाहे फिलअप्स करके दे दे वो। ठीक है, वो थोड़े ज़्यादा आने वाले हैं। ठीक है, उसके चक्कर में ना कुछ कुछ छोटे डिटेल्स के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा हमें। ठीक है, सॉल्यूशन में पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर ना 3 लेक्चर के अंदर हम खत्म करेंगे सॉल्यूशन को, और ऐसा नहीं कोई भी चीज़ छोड़ेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, पहले लेक्चर के अंदर हम लोग करने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स और बेसिक सॉल्यूशन का थोड़ा सा ओवरव्यू, कि ऊपर से है क्या, इसके अंदर पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रो भी सिमिलरली आई गेस 3 क्लास जाएगा, 3 या 4 क्लास जाएगा मैक्सिमम। और क्लासेस यही अपना जो एवरेज टाइम होता है 15 मिनट के आसपास रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? अच्छा, सॉल्यूशन होता क्या है आइटम भाई? सॉल्यूशन होता है होमोजेनियस मिक्सचर, दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंस का होमोजेनियस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब अपने क्लास 12th के अंदर हमें सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? जिसके अंदर सिर्फ क्या हो, दो ही एलिमेंट हो। ठीक है, या मतलब एक चीज़ ज़्यादा होगी जिसको हम लोग कहते हैं क्या, सॉल्वेंट, और एक चीज़ कम होगी इसको हम लोग कहेंगे क्या, आज से सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या होगा? सॉल्वेंट को हम लोग जब भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर, तो वो उसको हम लोग जनरली 1 या ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे को ये अच्छा लगता है। सॉल्यूट क्या होगा? सॉल्यूट अगर अपने पास जो क्वांटिटी जिस चीज़ की सॉल्यूशन के अंदर कम है, उसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूट। अगर दोनों को मिला देंगे तो सॉल्यूशन अपना रेडी है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आता है नया टॉपिक। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जनरली बच्चे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मैंने वही बोला ना कि अगर एमसीक्यूज आने वाले हैं, तो अगर इसमें से अगर कोई एमसीक्यू पूछ लेगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का एग्जाम्पल, ये नहीं पूछेंगे कौन सी चीज़ क्या होती है, लेकिन भाई एग्जाम्पल आपको करने पड़ेंगे। एटलीस्ट एनसीईआरटी वाले तो कर ही लेना। ठीक है, 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, किसके बेसिस पे? सॉल्वेंट के बेसिस पे। अगर मैंने सॉल्वेंट सॉलिड है, सॉल्वेंट सॉलिड मीन्स मैक्सिमम चीज़ उसमें सॉलिड है, बाकी चीज़ें हमने जो डाली वो अलग अलग मीडियम में। जैसे एक बार गैस डाल दो, एक बार वो लिक्विड डाल दो, और एक बार सॉलिड डाल दो, तीनों से एक सोल्यूशन बन सकता है। मतलब सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड एंड गैसेस इन सॉलिड। सेम लिक्विड में भी बन सकता है, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड। सेम इसमें भी। तो टोटल 9 टाइप्स के हैं। तो 9 के 9 के एक एक एग्जाम्पल यार अगर याद कर लोगे तो ज़्यादा बुरा नहीं होगा। ओके, आगे करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन टर्म स्टार्ट हो जाती है अपनी सीधी सीधी। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का काम क्या है अपने पास? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का पहले काम पता है क्या था? कि जब सॉल्यूशन के अंदर से 3 मार्क का क्वेश्चन आता था, तो पहले काम यह था कि भाई कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का यूज सिर्फ क्वेश्चन में दिए गए डाटा को डिकोड करने के लिए होगा। डिकोड मतलब कि क्वेश्चन में कोई चीज़ लिख देंगे 5% वेट बाय वेट, तो आपको 5% वेट बाय वेट से उस चीज़ को डिकोड करना है कि हमारे काम की इन्फॉर्मेशन इसमें से कैसे आएगी। लेकिन वही है बात कि अब 1 मार्कर भी आ रहे हैं, तो उसके अंदर आपको इनके ऊपर से डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, जो कि अच्छी बात है अगर बोर्ड में आ रहे हैं तो। क्योंकि ये चीज़ें बहुत आसान है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस होने वाला है, ज़्यादा मुश्किल कोई चीज़ होगी नहीं। ठीक है, देखते हैं कि करके कौन कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है। पहला क्या है? मास फ्रैक्शन ऑफ ए। अच्छा, फ्रैक्शन जहाँ पे भी आ जाता है इसका मतलब फील आ रही है कि डिवाइड आ रहा है, डिवाइड का साइन आ रहा है। अब नाम क्या है इसका? मास। तो ऑब्वियस आता है ऊपर भी मास नीचे भी मास। अब किस चीज़ का निकालना है? ए का निकालना है। तो ऊपर किस चीज़ का रख दो भैया? ए का रख दो, नीचे क्या आएगा? टोटल मास आएगा। बात खत्म हो रही है क्या? ठीक है। सिमिलरली अगर वॉल्यूम फ्रैक्शन की बात करें, तो वॉल्यूम फ्रैक्शन अगर मैं अच्छा ए का बोला था पिछली बार, इस बार बी का निकाल के दिखाओ। बी क्या होता है अपने पास? सॉल्यूट होता है क्या? यहाँ लिखा नहीं किया हमने। ये बी या 2 से रिप्रेजेंट करेंगे हम किसको? सॉल्यूट को। अगर मैं बोलूँ क्या वॉल्यूम ऑफ बी का निकाल, वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ बी का निकाल के दिखाओ, तो ऊपर वॉल्यूम ऑफ बी अपॉन टोटल वॉल्यूम हो रहा है क्या? कोई दिक्कत थोड़ी है। मोल फ्रैक्शन सुना होगा सबने। मोल फ्रैक्शन इस बार क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। अगर मैं ए का बोलूँ ऑफकोर्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ टोटल के अंदर दो ही चीज़ें क्यों ली है नीचे? एन ए, एन बी, एन सी क्यों नहीं लिया? क्योंकि 3 कंपोनेंट वाला हमें पढ़ना नहीं है, 2 बाइनरी वाला पढ़ना है। इसलिए जनरली यहाँ पर एन ए और एन बी रहता है। वरना अगर 3 कंपोनेंट वाला कोई क्वेश्चन है तो मान लेना इसमें एन सी भी आएगा नीचे। ऊपर कोई चेंज नहीं है। अगर ऊपर ए के लिए पूछा तो ऊपर सिर्फ ए, बी के लिए पूछा तो सिर्फ बी, सी के लिए पूछा तो सिर्फ सी। मोल फ्रैक्शन के अंदर एक रिलेशन होता है। अच्छा, फ्रैक्शंस किसी में भी रिलेशन सब में लगता है। मतलब ऐसे मास फ्रैक्शन में बोलूँ तो मास फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मास फ्रैक्शन ऑफ बी, उसमें भी 1 होगा। वॉल्यूम में भी चलेगा, सिमिलरली मोल में भी चलता है। मोल में लिखा क्यों? क्योंकि ये चीज़ रिलेशन बहुत यूज होती है। मोल फ्रैक्शन, तीनों फ्रैक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक मोल फ्रैक्शन है ना। मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला होता है? काई ए प्लस काई बी जो होता है 1 होता है। वैसे तो काई हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन को। ठीक है, फिर चीज़ आती है परसेंटेज। फ्रैक्शन खत्म हुआ, परसेंटेज चालू हो गया ना। परसेंटेज क्या होता है? कुछ नहीं भाई। अगर मैं बोल रहा हूँ मास बाय मास परसेंटेज, और वो क्या कहते हैं, ए का निकालना है मुझे, तो कैसे निकालेंगे? मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास। बस परसेंट का मतलब क्या? मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, बात खत्म। सिमिलरली वॉल्यूम में वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या है? वॉल्यूम में फिर अपॉन में टोटल वॉल्यूम इंटू 100।
अगर बोलो मास बाय वॉल्यूम ऑफ, अच्छा मास बाय वॉल्यूम इस बार आ गया, तो मास बाय वॉल्यूम में क्या आएगा देखना जरा, ऊपर मास आएगा क्या, नीचे वॉल्यूम आएगा क्या। ऊपर हम लोग सिर्फ उसका लिखते हैं जिसका निकालना होता है, नीचे टोटल लिखते हैं हमेशा। परसेंट आ रहा है इसका मतलब 100 लिख रहे हैं क्या। ठीक जा रही कहानी, बढ़िया। फिर दो चीज़ें आती है जो पीपीएम और पीपीबी है, ये समझ नहीं आता यार, इसका मतलब होता है जैसे मान लो कि मैंने एक सोल्यूशन लिया, उसके ना मैंने 10 लाख टुकड़े कर दिए, तो 10 लाख में से सॉल्यूट का या फिर सॉल्वेंट का कितने पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं पीपीएम, मतलब पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है। अब 10 लाख में कितने जीरो होते हैं, 6 जीरो होते हैं, मतलब मिलियन में 6 जीरो होते हैं। तो अगर मैं ए का निकालूंगा तो क्या आएगा, मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास इनटू, जैसे परसेंट में 100 होता है ना, यहाँ पर बस 10⁶ होगा। सिमिलरली बी वाले में, बिलियन वाले में क्या करेंगे, 10⁹ होता है, पार्ट्स पर बिलियन निकालेंगे तो 10⁹ से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है भाई। अच्छा एक और बात जो पता नहीं था बच्चों को, कि भाई वॉल्यूम अगर दिया है तो वॉल्यूम से भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं कि मास में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो मतलब वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू 10⁶ करोगे तो वो भी पीपीएम दे सकता है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। नेक्स्ट चीज आती है भाई स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ से बहुत बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ डाटा देते हैं बहुत बार, लेकिन इसमें ना कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्या कन्फ्यूजन होती है, स्ट्रेंथ नाम की कोई चीज़ पढ़ाई नहीं जाती हमें। पहली बात, स्ट्रेंथ हर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का नाम है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ सिर्फ स्ट्रेंथ का ही, मतलब कोई क्वेश्चन दे रखा है इसमें स्ट्रेंथ दे रखी है 5, तो उससे मैं क्या आउटपुट निकालूँ ये बताओ। स्ट्रेंथ से क्या आउटपुट निकालना भाई, वो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को ही स्ट्रेंथ कहा जाएगा, अगर पर्टिकुलरली क्वेश्चन में यूज करा है तो। ओके। वरना अगर किसी क्वेश्चन में बोला मान लो कि इफ अ सॉल्यूशन हैज अ स्ट्रेंथ ऑफ 0.1 n, अब पीछे n आ गया ना, तो आपको एसआई यूनिट से भी क्रैक कर सकते हो कि क्या आइटम है। अब वो n आ गया मतलब नॉर्मेलिटी हो गई, अगर m आ गया तो मोलैरिटी हो गई, ऐसे भी समझ सकते हैं। ओके। ये नहीं करना हर बार कि भाई स्ट्रेंथ मतलब यही है, जनरली यही होता है। लेकिन अगर पीछे एसआई यूनिट से आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि यार ये तो एसआई यूनिट बैठनी है, इसकी एसआई यूनिट क्या बैठेगी, इसकी एसआई यूनिट बैठेगी ऊपर क्या है, वेट है, तो वेट को किस में लिखते हैं, ग्राम में। नीचे क्या वॉल्यूम है, वॉल्यूम किस में लिखते हैं, लीटर में, तो ग्राम पर लीटर आ रहा है क्या। तो मतलब अगर किसी वैल्यू के आगे 5.14 ग्राम पर लीटर आ रहा है तो समझ आ रही है कि स्ट्रेंथ दे रखा है। ओके। पीछे वाला आइटम चेंज होगा तो फिर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, मैं अपना दिमाग लगा के क्यों कौन सा आइटम है। अच्छा, इससे पहले जो भी चीज़ें पढ़ी है हमने, किसी भी चीज़ की एसआई यूनिट नहीं होती। कैसे नहीं होती, इसकी होती मास बाय वॉल्यूम की, लेकिन और किसी चीज़ की नहीं होगी। देखना जरा, ऊपर मास नीचे मास कट गया, ग्राम से ग्राम, मिलीलीटर से मिलीलीटर कट गया, मोल से मोल कट गया। सिमिलरली यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। लास्ट वाले मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जैसे बोलते हैं सब बच्चे कि ये वाला और ये वाला सेम तो हो गया, नहीं भाई सेम नहीं है। पहली बात, इसमें परसेंटेज का मतलब 100 है, और दूसरी बात मास बाय वॉल्यूम परसेंट दोनों का निकल सकता है, बी और ए दोनों का। स्ट्रेंथ जनरली हम लोग सॉल्यूट का ही निकालते हैं, ठीक है, सॉल्यूट के हिसाब से निकलती है स्ट्रेंथ। नेक्स्ट टर्म आ गई भाई अपने पास मोलैरिटी। मोलैरिटी थोड़ा सा बढ़िया चीज़ आ जाएगी, इसके अंदर से क्वेश्चन काफ़ी अच्छे अच्छे बन सकते हैं, सिर्फ इस टॉपिक के अंदर से ही। 1 मार्कर ज़्यादातर आने के चांसेस मोलैरिटी में से होते हैं, है ना। मोलैरिटी को रिप्रेजेंट किससे करेंगे हम लोग, आज से कैपिटल एम से करेंगे, जिसके लिए हम लोग स्मॉल ब्रैकेट भी मतलब यूज़ करते हैं, कर्व ब्रैकेट, खाली दिखाने के लिए कॉन्सेंट्रेशन है, कोई मोलर मास ना समझ ले, इसके लिए हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे। फॉर्मूला पूछो अगर मैं मोलैरिटी का, सिंपल तो क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या ये क्या पढ़ा रहे हो भाई, ठीक से पढ़ाओ। ठीक वाला फॉर्मूला क्या है, सिंपल भाई, मैं नंबर ऑफ मोल्स को गिवन मास अपॉन मोलर मास लिख सकता हूँ, क्या लिख दिया। बी किसको बोला था हमने, सॉल्यूट को बोला था, क्या सॉल्यूट का ही लिखा है, मल्टीप्लाई। अच्छा कोई भी लैब के अंदर काम जाओ तो भाई बोतल बोतल भर के केमिकल नहीं डालते, एक बार हम एक्सपेरिमेंट करते तो, एक्सपेरिमेंट करते टाइम हम लोग जो काम करते हैं टेस्ट ट्यूब वगैरह में करते हैं, मिलीलीटर में होता है सोल्यूशन। तो क्वेश्चन भी उसी हिसाब से डिजाइन है अपने पास जो मिलीलीटर में। तो हम लोगों ने फॉर्मूला बना लिया, इसमें पहले से ही अपने पास वॉल्यूम सोल्यूशन मिलीलीटर ही है, 1000 लगा देना डिवाइड में, यहाँ डिवाइड में तो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया। जिसको थोड़ा दिक्कत होती है भाई रट्टा मार लो, ये है मोलैरिटी का फॉर्मूला है जो हम लोग क्वेश्चन करने टाइम यूज करेंगे ज़्यादातर, है नहीं। फिर इसकी ऐसा यूनिट क्या है, ऊपर क्या भैया, ऊपर मोल है क्या, ऊपर मोल है, नीचे क्या लीटर है, क्या लीटर है, तो मोल पर लीटर बोलने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। सिमिलरली स्टार्टिंग के 5 लेटर से क्या बन रहा है, मोलर बन रहा है, कि इसकी यूनिट मोलर होगी। और कुछ कैपिटल एम भी दिखा सकते हैं, मतलब 2 कैपिटल एम लिख दिया तो मतलब 2 मोलर हो गया ये चीज़, ठीक है। अच्छा एक चीज़ जो बच्चों समझ नहीं आती भाई, डेसीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब, ये भी वॉल्यूम की ये सही यूनिट है। तो अगर मोल के बाद यहाँ पर डेसीमीटर क्यूब लिख दिया, मतलब ऑब्वियस बात है -3, तो उसका मतलब होगा वो भी मोलैरिटी दे रखी है। सेंटीमीटर क्यूब -3 में लिख दिया तो भी वो मोलैरिटी ही है। ओके। मोलैरिटी के अंदर अगर मैं बोलूँ इसी फॉर्मूले से, एक बार जरा देखना, जरा कह रहा हूँ मैं कि नंबर ऑफ मोल्स निकाल के दिखाओ, तो कोई बड़ी बात नहीं, सबको आता है यार कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। बोलेंगे कि ये ऊपर नंबर ऑफ मोल्स है, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो मोलैरिटी का, तो n इज इक्वल टू m इंटू वी बोल सकता हूँ, कोई मना नहीं किसी के लिए, बढ़िया। अब देखना जरा, एक केस आता है इसके अंदर डाइल्यूशन का। डाइल्यूशन का मतलब क्या है, मैं बोल रहा हूँ कि एक सोल्यूशन पहले से था मेरे पास, इसके अंदर पहले से ही सोल्यूशन है, इसके अंदर a प्लस बी पहले से ही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर ए और ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा और ए डाल रहा हूँ, ये मतलब क्या है, सॉल्वेंट और डाला। देखना जरा सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा।
तो मैं बोल सकता हूँ पहले जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स N1 थे, अभी भी वो N1 ही में, किसी को कोई दिक्कत नहीं। मतलब सेकंड केस में N2 जो है वो बराबर होंगे आपस में। अगर मैं फर्स्ट केस से N1 निकालूँ, मतलब क्या आएगा, मोलैरिटी 1 इंटू वॉल्यूम 1, मतलब ये डालने से पहले मेरे पास कितनी मोलैरिटी थी, मेरी M कितना था, वो मोलैरिटी 1, और वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम 1। अब ये डालने के बाद क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है भाई, दिमाग जनरल है, पहले 5 लीटर था, 5 लीटर बाद में ऐड हुआ, तो फिर वॉल्यूम तो 10 हो गया ना टोटल, तो वॉल्यूम चेंज हुआ। उसी से वॉल्यूम जो है, मोलैरिटी जो है वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करती है, तो वॉल्यूम अगर चेंज होगा तो मोलैरिटी भी चेंज होगा। तो क्वेश्चन कैसा आता है, 1 2 3 4 4 आइटम है अपने पास इस क्वेश्चन के अंदर, 4 में से 3 चीज़ें दे देंगे, बोलेंगे चौथे ढूंढ के निकालो। आपको बस इंग्लिश को हिंदी में डिकोड करना आना चाहिए कि भाई क्वेश्चन को समझना आना चाहिए, वरना फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन में स्पेशली कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नंबर लाने से रोक सके, है ना। और अगर नंबर चाहिए तो छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। एक केस और आता है इसी मोलैरिटी में, कि अगर मैं मान लो 2 सॉल्यूशन मिक्स कर रहा हूँ, मतलब पहले देखना जरा, पहले एक सॉल्यूशन था A+B, इसके अंदर थी मोलैरिटी M1, वॉल्यूम E1। इस एक और सॉल्यूशन था मोलैरिटी 2 और वॉल्यूम B2। मैं कह रहा हूँ दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने मतलब क्या है, एक नया सॉल्यूशन बना दो, इसमें अंदर ये दोनों पड़े। मान लो सॉल्यूशन के अंदर A और B दो थे चीज़ें थी, इसमें C और D दो चीज़ें हैं। अब इसके अंदर क्या होंगे, A B C D, और चैलेंज ये दिया है कि भैया इसकी मोलैरिटी निकालो M3, है ना, इसकी मोलैरिटी निकाल के दिखाओ। तो वो कैसे निकालेंगे, क्या दिक्कत थोड़ी यार। हमने सीखा कि M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V फाइनल। अच्छा V फाइनल क्यों लिखा गया यहाँ पर, V अब बोल दो भैया वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2 ही तो होगा। अगर यहाँ 10 लीटर यहाँ 10 है तो मिलाने के बाद 20 ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन को थोड़ा सा और मुश्किल करने का मन कर रहा है, ट्रिक करने का मन कर रहा है उनका, तो वो क्या करेंगे, वो ना बोलेंगे कि इसके अंदर हमने वाटर भी ऐड कर दिया, कुछ भी 200 ml 500 ml वाटर भी ऐड कर दिया। तो आप वाटर यहाँ तो नहीं लिख सकते कुछ भी, लेकिन जब V फाइनल निकालोगे ना, तो उसके अंदर आपको इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, और अगर कोई एक्स्ट्रा एक्सटर्नल चीज़ डाली गई है तो उसका भी वॉल्यूम इस V फाइनल के अंदर डालना पड़ेगा। ऑब्वियस बात है, अगर M3 चाहिए तो V फाइनल को डिवाइड में फेंक देंगे बाद में। क्लियर हो रही है क्या बात, बढ़िया। उसके बाद आते हैं अपने पास मोलैलिटी, स्मॉल एल वाला, है ना। स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, किस में है, केजी। अब केजी में वही हमने बात करी भाई, लैब के अंदर ना कोई भी काम किलोग्राम या फिर लीटर में नहीं होता, सारा काम है तो ग्राम्स में होता है या फिर मिलीलीटर में होता है। कोई सॉल्ट हम लोग 1 किलो यूज़ नहीं करते, है ना। तो अब इसके अंदर क्या आएगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स को वापस क्या लिख सकते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। एम मतलब होता है मोलर मास, बी मतलब सॉल्यूट का, वापस से गिवन मास ऑफ बी इनटू 1000, ग्राम में करना था ना नोटिसल, 1000 लगाया अपॉन में वेट ऑफ ए। एक फर्क देखना भाई इसमें और इसमें क्या है, इसमें सॉल्यूशन था पूरा का पूरा, जो मतलब वॉल्यूम किसका रखना पूरे सोल्यूशन का। इसमें क्या है, वेट रखना है, गिवन मास रखना है, लेकिन किसका, सिर्फ और सिर्फ ए का, ये मतलब सॉल्वेंट का। बात क्लियर हो रही है, बढ़िया। एसआई यूनिट क्या होती है, ऊपर मोल है क्या तो मोल लिख दिया, नीचे केजी था क्या पर केजी लिख दिया, मोल पर केजी बन गया क्या। स्टार्टिंग के 5 लीटर क्या है, मोलल है क्या तो मोलल लिख दिया। स्मॉल एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर बोले 2 मोलल मतलब 2m लिख दिए तो उसका मतलब भी क्या है, 2 मोलल ही है। अच्छा, एक चीज़ आती है नॉर्मेलिटी, बोर्ड्स में नहीं है लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी सीबीएसई या फिर नीट कोई पढ़ रहा है तो उसको पूछने पड़ा होगा नॉर्मेलिटी क्या होती है। अगर मान लो आगे तो पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला से बेसिक वाला पता होना चाहिए एटलीस्ट। नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर होता है। ऑफकोर्स इसका बड़ा फॉर्मूला बन सकता है इक्विवेलेंस मास वाला, लेकिन हम लोग ना क्या करेंगे, बस एक रिलेशन याद रख लेंगे कि अगर आ गया तो मोलैरिटी निकाल के भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, मोलैरिटी समझ आ रही, नॉर्मेलिटी समझ आ रही है, एन फैक्टर का मतलब क्या है। एन फैक्टर बोलो या फिर ना कहीं कहीं जगह इसको क्या बोलते हैं, वी फैक्टर ही बोलते हैं। ये है क्या चीज़, ये है भाई मैक्सिमम चार्ज। ठीक है, अगर कोई भी कंपाउंड में तोड़ रहा हूँ, तोड़ने के बाद उसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज कितना है उसको हम लोग कहते हैं वी फैक्टर। बात क्लियर हो रही है क्या, एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ कि इसमें मेरे पास NaCl है, उसको अगर ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, Na+Cl-, बहुत बेसिक चीज़ है क्या। मैक्सिमम चार्ज कितना, यहाँ पे भी 1 यहाँ पे 1, साइन से कोई मतलब नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव पे कोई भेदभाव नहीं करना हमें, जहाँ ज़्यादा है उसको उठा लो, ठीक है, बिना साइन के। तो वैसे दोनों जगह 1 है। अच्छा, एक ट्रिक की बात है, तो हर जगह चार्ज इक्वल ही रहता है। ठीक है, कभी भी कोई कंपाउंड तोड़ोगे आप तो चार्ज हमेशा दोनों साइड पे इक्वल रहते हैं, तो कि चार्ज बैलेंस नहीं करेगा, रिएक्शन कहाँ से बैलेंस होगी ना। अगर मैं बोलो थोड़ा सा मुश्किल करके दिखाओगे तो Al2SO4 का होल थराइस। अब इसको तोड़ने जरा, तो तोड़ना आता है सबको, तोड़ता कैसे, बहुत बेसिक है। देखो यार, Al कितने हैं, 2 हैं, तो एक बार 2 Al लिख दो। SO4 कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पर प्लस में 3 SO4 लिख दो। ठीक है, चार्जेस क्या लगे, चार्जेस करते टाइम स्वैप कर दो नंबर, जैसे 3 था ना यहाँ, 3 यहाँ चला जाएगा, और 2 था यहाँ तो 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पर। ओके, अब प्लस माइनस कैसे डिसाइड करते हैं, वो तो हमें पता है ना, इलेक्ट्रॉन वो होता है अपने पास टेबल होती है ना, पीरियड टेबल, उसमें जो ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव आइटम है उसके ऊपर आता है पॉजिटिव, और ऑब्वियस आता है दूसरे वाले के ऊपर नेगेटिव चार्ज होल्ड होगा। अब इसमें मैक्सिमम चार्ज कितना बच्चे बोलेंगे, यहाँ पर 2, यहाँ 3, 3 वाला हो गया, नहीं गलत
भाई 3 के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो टोटल n कितना हो गया यहाँ पर, n फैक्टर कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी देखोगे तो 2 है ना, लेकिन 2 के कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पर से भी n 6 ही आ रहा है। तो n फैक्टर है v फैक्टर, यहाँ पर 6 लिखोगे तुम। ओके, उसके बाद ये 3 रिलेशंस है। रिलेशंस क्या होते हैं, जो आपको जैसे कोई क्वेश्चन आ रखा है उसमें मोलैलिटी दे रखी है और पूछिए मोलैलिटी बताओ, है ना, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है यार कन्वर्ट करने के अंदर, कि इंटरनल इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट करूँ फिर इसका आंसर है। डेंसिटी के यूज से कर सकते हैं कन्वर्ट ऑल दो, लेकिन हमारे पास डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर्मूले भी अवेलेबल है, तो कर ही लो यार। मैंने 3 लिखे हैं, फॉर्मूले और भी होते हैं, लेकिन इन 3 से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है टैकल या फिर जो हो जाते हैं। ओके, तो पहला फॉर्मूला मोलैरिटी और डेंसिटी के बीच में। अगर डेंसिटी दे रखी है और बोला मोलैरिटी निकाल के दिखाओ, ज़्यादा मुश्किल नहीं, क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना डेंसिटी को, इंटू में गिवन मास किसका, बी का, बी क्या होता है, सॉल्यूट होता है क्या, बिल्कुल, डिवाइड कर दो उसको किससे, मोलर मास ऑफ बी से। क्लियर हो रही बात, 10 इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ वो वेट ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी। अब मैं बोलूँ भैया कि मोलैरिटी दे रखी है मेरे को, मोलैरिटी बता दो, तो मोलैरिटी बता देते हैं, यहाँ क्या दिक्कत है। मोलैरिटी कैसे निकलती है, 1000 से मोलैरिटी को मल्टीप्लाई करो, नीचे क्या 1000 से डेंसिटी को मल्टीप्लाई करो, माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ बी। अब बोलोगे कि यार मोलैरिटी बोला था आपने, मोलैरिटी बोला था, यहाँ पर डेंसिटी कहाँ से आ गया। चिंता नहीं करनी, जब भी ऐसे रिलेशन वाले क्वेश्चन आएंगे ना, उसके अंदर आपको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन देंगे ही वो लोग। ठीक है, अगर एक आध आइटम कोई कम है तो यार थोड़ा सा दिमाग लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे डेंसिटी दे दी, वॉल्यूम की जरूरत पड़ रही है मान लो कहीं, तो डेंसिटी का फॉर्मूला लगा लो, मास में वॉल्यूम होता है ना, तो उससे मास निकल सकता है कभी कभी, अगर जरूरत पड़ रही है, कभी वॉल्यूम की जरूरत पड़ती है वो भी निकल सकता है। वैसे मैक्सिमम चीज़ें ना आपको दे रखी होगी क्वेश्चन के अंदर ही, कि भाई आप निकालने में आसानी हो। लास्ट जो हम लोग करने वाले क्या, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन। तो मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या होता है, काई बी अपॉन काई ए इंटू 1000 अपॉन मास मोलर मास ऑफ ए। यहाँ पर सॉल्वेंट है, याद रखना, सॉल्यूट नहीं है, सॉल्यूट यहाँ था, यहाँ पर सॉल्वेंट का यूज़ करेंगे। बोलोगे भाई काई ए भी निकाले, काई बी में नहीं यार, एक निकाल लो दूसरा वाला 1 माइनस करके आ जाएगा ना। रिलेशन पढ़ा था ना, काई और काई बी में क्या रिलेशन था, दोनों का सम 1 होता है, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस करके नीचे वाला भी निकाल लेंगे। तो कैलकुलेशन की इतनी मेहनत नहीं है, और अब अगर आप बुक के तरीके से चलोगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा। और एमसीक्यू के अंदर याद रखना, आंसर लिखने के नंबर होते हैं, वो ऑप्शन लिखने के नंबर है, आंसर को दिखाने के नंबर नहीं है। तो किसी भी तरीके से करो, कोई भी शॉर्टकट ट्रिक लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर क्वेश्चन एमसीक्यू है तो। ओके, आजकल इतने रखेंगे भाई, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के अंदर इतना कुछ नहीं है। नेक्स्ट वीडियो के हम लोग करेंगे क्या, सॉल्युबिलिटी पूरा करेंगे, उसके नेक्स्ट में करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड वेंट ऑफ फैक्टर, पूरा थ्योरी एक्सप्लेनेशन की क्या क्या चीज़ें इसमें होती है, कैसे कैसे क्वेश्चन को टैकल करते हैं वगैरह वगैरह वो। अच्छा एक बार और देख लो बस, लास्ट चीज़ है कि इसके अंदर का मैंने मान लो जो स्टार्टिंग में बताया था कि भाई क्वेश्चन को टैकल कैसे करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन आ रखा है तो उसमें समझना क्या है। मैं बोल रहा हूँ कि एक सोल्यूशन है, ठीक है, उसके अंदर 5% इन लोगों ने बोला मास बाय मास का कोई सब्सटेंस है एक्स। तो मैं अगर एक्स का गिवन मार्ट निकालना चाहूँ तो निकल सकता है क्या, हाँ बहुत आसानी से निकल सकता है। आपको क्या करना है, कोई भी ऐसे क्वेश्चन के अंदर जहाँ पर टोटल वॉल्यूम नहीं दे रखा, बस बात है टोटल दे रखा तो 5% निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर टोटल नहीं देखा तो हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे सोल्यूशन का मास कितना, 100 ग्राम। ऑब्वियस है 100 ग्राम का 5% कितना होगा, 5 होगा। 100 की जगह कुछ भी लेट कर सकते, कोई मना नहीं, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, सही होंगे, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि उसका 5% ढूंढो। 100 का 5% तो 5 होता है ना यार, और 12% 12 ही होगा, कितना ही परसेंट दे रखा हो, डायरेक्ट वही चीज़ एक्स का गिवन मास बन जाएगी। मतलब यहाँ पर अगर निकालोगे तो क्या, एक्स अगर सॉल्यूट है, सॉल्यूट का गिवन मास कितना हो जाएगा 5 ग्राम। ऑब्वियस बात है सॉल्वेंट का कितना होगा, 100 माइनस 5 95 ग्राम, क्योंकि 100 सॉल्यूशन कलेक्ट करा है हमने। क्लियर हो रही बात, बढ़िया। वीडियो खत्म करते हैं यहीं पर ही, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वगैरह पढ़ लिया हमने, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो भाई, वरना मैं तो चाहूँगा कि भाई नोट्स बना लिया करो यार, मैं तो वैसे ही छोटे छोटे में लिख के लाता हूँ कि जल्दी से जल्दी खत्म हो कम से कम जगह में। ओके, खत्म करते हैं वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कौन सा, सॉल्युबिलिटी, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में, डल जाएगी वीडियो, आपसे डल लग जाएगी। ओके, थैंक यू।